बातें तेरी इल्हाम है, जादू तेरी आवाज़। बातें तेरी इल्हाम है, जादू तेरी आवाज़। रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़। बहते चले जाते हैं ताकि आप सितारे, जैसे कहीं उतरी हो लबे जू तेरी आवाज़। मैं शाम गरीबा की उदासी का मुसाफिर, सहराओं में जैसे कोई जुगनू तेरी आवाज़। मेरे ख्यालों में उतरती है सरे शाम, रिमझिम की तरह बांध के घुंघरू तेरी आवाज़। और बस मैं इसको कट कॉपी पेस्ट करना चाहूँगी उस्मा के लिए, तो मेरे ख्याल से ये एक एक लफ्ज़ आप पे भी बैठ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। आज के शायद का नाम पता होगा। वाकई जादू है आपकी आवाज़ में, और वो सोलेस है जो पोएट ने इसमें बयान किया है। मतलब लोग जब रात में बेचैन होते हैं, सुकून पाना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि साहिबा की आवाज़ सुनने को मिल जाए, तो बस याद है कि जादू क्या है उस्मा, वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो एक्चुअली उनकी खुद की आवाज़ है। या वो सुनते हैं तो नहीं, सच में जो वो सुनते हैं, जो वो सारा दिन सुनते ही नहीं, उनकी दिल की आवाज़ है। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुकून वाले एक माहौल में सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छी लगती है। बस मेरी आवाज़ आपकी रूह की आवाज़ तक पहुंच जाती है। ये आपका बड़प्पन है। आज के इस सेशन में साइमा और सामीन में हम साइमा से बहुत दिलचस्प बातें करेंगे, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में, उनके आरजे के सफ़र के बारे में, कुछ खट्टे मीठे पल शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले साइमा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साइमा के लिए सामीन क्या है? साइमा के लिए सामाइन साइमा ही है। सामाइन ने ही साइमा को बनाया है। तो मेरे लिए मेरी ज़ीस्त, मेरा जुनून, मेरा शौक़, मेरी तारीफ, मेरा आईना, मेरे सामाइन। बहुत खूब, बहुत खूब। साइमा, रेडियो की दुनिया का सबसे पुराना शो, पुरानी चीज़, और तकरीबन 14 साल आपने किया, लॉन्च आपने किया था, 14 साल आप उससे जुड़ी रही, और यही वो वक्त था जबकि रेडियो में इवॉल्वमेंट आया, रेडियो इवॉल्व हुआ। तो किस तरह के चेंजेस आपने महसूस किए 14 सालों में अपनी आर्टिकल को लेके और लिसनर्स की डिमांड्स बढ़कर? पुरानी चीज़ जब लॉन्च हुआ था, which was in 2003, उससे पहले हमें आदत थी आकाशवाणी सुनने की, ऑल इंडिया रेडियो वाला स्टाइल जो था। जब भी हम आकाशवाणी सुना करते थे तो वो जो आवाज़ थी वो ऐसे लगती थी कि वो यहाँ से आ रही है। मतलब those were the voices we would look up to। हमें एक ऐसी आवाज़ बनना था जो इस कुर्सी से आ रही है, एक दोस्त की आवाज़। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था, और पहली बार ऐसा मौका भी मिला था कि अगर आपको, जब मैंने पुरानी जीन्स करना शुरू किया, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन मुझे वो गाने एक्चुअली बहुत पता नहीं थे। मुझे याद है जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, कहा गया एक ऐसा शो है जहाँ पे आपको पुराने गाने प्ले करने होंगे, तो उससे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में वेस्टर्न म्यूजिक का शो किया करती थी। तो मैं जॉन बॉन जोवी, ब्लैक सैबाथ और वाइट स्नेक चलाया करती थी, और एकदम से मुझे बोला कि बॉलीवुड के पुराने गाने। तो मैंने कहा प्लीज़, मुझे तो सिर्फ 2 आते हैं, एक जो अम्मी गुनगुनाती हैं, एक जो अब्बू गुनगुनाते हैं। अब्बू गुनगुनाते थे तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, अम्मी गुनगुनाती थी चांदनी रातें प्यार की बातें। मैंने कहा इन दोनों के अलावा तो मुझे कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम पढ़ने लिखने वाली लड़की हो, तुम पढ़ाई करो, इसमें रिसर्च करो। वहाँ से रिसर्च शुरू हुई। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ज़िंदगी में ऐसे भी वक्त आते हैं जब आपने सोचा भी नहीं होता कि आप इस फील्ड में आएंगी और इसको बेसिकली रिसर्च करने की, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है मैं स्टूडियो में बैठकर थी, कुछ गाने ऐसे होते थे जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, जैसे तकियावर की प्यार का दुश्मन। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मतलब मुझे ही नहीं पसंद, तो मैं कैसे दूसरों को कहूँगी कि कितना अच्छा गाना है। तो वहाँ से चेंज की शुरुआत हुई थी, और बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए कि अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे उस सिटी का नंबर 1 रेडियो जॉकी बनने के लिए। मेरे बॉस ने मुझे टारगेट दिया था, मुझे बुलाया था, मुझे याद है आज भी, कि साइमा मैं तुमको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, 3 चैनल्स हैं,
रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, रेडियो सिटी। रात के 9 बजे रेडियो सिटी पे रोशन अब्बास का शो आता है, रेड एफएम पे अमीन सयानी का शो आता है। 2 महीने में तुमको नंबर 1 बनना है। तो मैंने उनकी तरफ देखा था, मेरे दिल में बड़ी सारी गालियाँ आई थी कि आप अहमक हैं, कि खबीस हैं, कि मतलब अमीन सयानी है, रोशन अब्बास है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे नंबर 1 बन सकती हूँ। तो वो वक्त था जब डर के आगे जीत थी कि अब तो कोई कुछ पॉसिबल, देयर इज नथिंग टू लूज। हु वुड आई लूज टू? अमीन सयानी साहब, रोशन अब्बास। अब तो मैं सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ, जो मुझे करना है वो करना है। एंड उस्मा, after 2 months, the research came out that Purani Jeans was the number 1 show only because it was different. Because इसमें हाँ, मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने सच के गीता पे हाथ तो नहीं रखा, लेकिन सच के अलावा कुछ बोला ही नहीं। मतलब मुझे जब मेरा दिल रोता था, मैं बाहरों फूल बरसाओ चलाती थी, तो मैं ये कहती थी कि भैया मुझे ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं, चला गया क्योंकि आपको इतना पसंद है। 1960s का नंबर 1 हिट कुछ तो रहा होगा, लेकिन बाबुल की दुआएं लेती जा, नॉट मी। तो मुझे लगता है वो सच्चाई जो है कहीं ना कहीं उसने रिलेट किया। और ये 14 साल कैसे गुजरते हैं मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि वो कौन सा वक्त था जब मैंने एक शो करना छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं माइक के सामने बैठती थी और किसी से बात करती हूँ आज भी, तो मैं किसी से बात करती हूँ। बहुत सारे हमारे नए टैलेंट्स आते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो स्टूडियो में मेरे साथ बैठे, और मैं उनको बैठने नहीं देती, जिसकी सिर्फ एक वजह है कि अगर मैं एक दूसरे इंसान से आपसे बात कर रही हूँ और तीसरा इंसान यहाँ बैठा हुआ है, तो आई विल बी कॉन्शियस ऑफ योर प्रेजेंस, तो वो इंटीमेट टॉक नहीं हो पाएगी। तो वो इंसान मेरी तरफ ऐसे देखता है कि भाई क्या है ये, शो ही तो कर दी हो, लेकिन वो मेरे लिए शो रहा ही नहीं, वो मेरी जिंदगी का एक सफर है जो बस चलता ही चला गया। माशाल्लाह। और ये आपका कन्विक्शन था, अपने में यकीन था। आपने जब शुरुआत में, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल लगा कि हाँ लाके बिठा दिया शॉल में, डिफरेंट था। सो वो अपने में यकीन और कन्विक्शन भी आपको इतने सालों में उसने बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काबू किसी और चीज पे नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत पर है। वही हमारे हाथ में है, तो हम उसी से खेल सकते हैं और उसी से खेला। सारा मैंने एक इंटरव्यू में आपने पढ़ा था कि जो पुरानी जीन्स आपने किया उसमें कुछ वक्त के लिए वेकेशंस पे चली गई थी, थोड़ा सा सबाटिकल लिया था, और जो लिसनर्स थे वो एकदम बगावत पे उतर आए थे कि नहीं हमको साइमा ही वापस चाहिए। तो कामयाबी का जो ये मकाम है उसको अब आज की डेट में, जबकि इतना चैलेंज है मार्केट में, इतना नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं, उसको मेंटेन करके रखना कितना बड़ा चैलेंज है। उसमें जैसे मैंने बोला, मैं कभी भी ये नहीं देखती, आज तक नहीं देखती कि मैं किनके साथ कम्पीट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रही हूँ, खुद के साथ कम्पीट कर रही हूँ। मैं जो कल थी, क्या मैं आज उससे बेहतर हूँ, ये सवाल मेरे सामने हमेशा रहता है। और जहाँ तक कंपटीशन के सारे रेडियो चैनल्स वगैरह की बात है, मुझे ऐसा लगता है अगर तुम किसी दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर कोई भी आ जाए बीच में, वो रिश्ता तो नहीं टूटता ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना ही करना होता है। साइमा, मैं टीवी की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक टेलीविजन एक्टर हूँ, काफ़ी साल इंडिया टीवी पे काम किया, फिर एक सबाटिकल पे चली गई और अब अलग अलग चैनल्स के साथ फ्रीलांस करती हूँ। तो अगर हम टीवी और रेडियो की बात करें तो रूल्स में कुछ डिफरेंस है। हम लोग जब भी बात कर रहे होते हैं लोगों से, तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू मासेस एट लार्ज। लेकिन अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो का एक गोल्डन रूल है कि आप चाहे करोड़ों लोगों से एक वक्त में बात कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज में लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक इंसान से बात करें। और जब आप एक इंसान से बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, तो वो जो हम दोनों के बीच में कनेक्शन है, वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो आरजे में वो कनेक्शन की कला क्या है? मैं हमेशा कहती थी कि अजीब दुनिया है कि एक इंसान अगर एक कमरे में बैठे और बातें करता हुआ नजर आए तो घर वाले कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, ये बीमार है क्या? यही काम हम करते हैं
रेडियो जॉकीज एक स्टूडियो में बैठे हुए खुद से बातें करते हैं और हम प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब हमारे बॉसेस हमसे कहते थे कि तुम्हें किसी से बात इंसान दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कभी कभी क्या करती थी, स्टूडियो के सामने जो पेड़ होता था उसको एक इंसान समझ लेती थी, या टंकी नजर आती थी तो मैं उससे बात करती थी। और मेरे ख्याल से वो जो अजीब बना है वो आज तक है। बहुत अच्छा है ना, क्योंकि मैं किसी चीज़ से भी बात, मैं इस बोतल से भी बात कर सकती हूँ, किताबों से भी बात कर सकती हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, रेडियो पे आप एक ही इंसान से बात करते हैं और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी लिबर्टी भी है। मुझे ऐसा लगता है रेडियो एक ऐसी दुनिया है जो उस दुनिया को पॉसिबल करती है उस्मा, जो हम सब अपने ख्वाब में देखते हैं कि एक ऐसी दुनिया होती जहाँ पे जब हम दोस्त बनाते तो ज़रूरत ना पड़ती कि हमें देखना पड़े कि वो दिखता कैसा है, उसका मजहब क्या है, वो अमीर है गरीब है, उसका पास्ट क्या है, वो इस वक्त कौन से स्ट्रगल से गुजर रहा है। सिर्फ एक दिल होता और वो दूसरे दिल से जुड़ जाता। रेडियो की दुनिया इस दुनिया को पॉसिबल करती है और कहीं पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये चैलेंज है, इट इज द थिएटर ऑफ माइंड। लेकिन इसके साथ ये भी है कि आप रेडियो में एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर मुझे रोज आपसे बात करनी है तो मैं एक्टिंग नहीं कर, ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है कि मुझे 3 महीने एक्टिंग करनी है और चले जाना है। मुझे 14 साल आपके साथ रहना है, तो जो मैं बनना चाहती हूँ मुझे असली जिंदगी में बनना पड़े और वो महसूस होगा। और यही होता है रेडियो पे, क्योंकि आई मीन इट्स अ फैबुलस मीडियम जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है बेहतर इंसान बनने की और अपने आप को सही तरह से दिखाने के लिए कि आप एक्चुअली क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे रेडियो से जितना फायदा हुआ है, मैंने तो रेडियो को उस मुकाबले में कुछ भी नहीं दिया। अगेन ये आपकी मॉडेस्टी है, आपका बड़प्पन है। सैमा, रेडियो टेलीविजन की बात चल रही है, जब हम लोग डिलीवर करते हैं न्यूज़ तो चाहे कितनी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, वो तासुरात हमारे चेहरे पे ज़रा नहीं दिख सकते, वी आर जस्ट नॉट अलाउड। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, अगर घर से निकलती होगी, कुछ ट्रैफिक रास्ते में मिल गया, तबीयत खराब है, घर से किसी से झगड़ा करके निकली है, दिल नहीं है भाई आपसे शो करने का और मूड नहीं है बिल्कुल, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती है? क्या एक रिलेशन, एक कनेक्शन फिर से बन पाता है अगर ये बात हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं भाई आज मेरा पेट दुख रहा है? हाँ बिल्कुल, वो तो बेधड़क है। जिस दिन जुकाम खांसी है उस दिन बताते हैं जुकाम खांसी, नुस्खे आ जाते हैं कि आप ये ले लीजिए और वो ले लीजिए और ज़्यादा मत बोलो और कम बोलो। मूड खराब होता है तो नवीन के साथ लड़ लेती हूँ मैं ऑन एयर, उसको छिछोरा भी बोल देती हूँ। तो रेडियो पे कुछ भी नहीं छुपाते हम लोग। मतलब पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। अब अलग बात है कि अगर कोई सेलिब्रिटी साथ में बैठा हुआ है तो उसको नहीं मैं कह सकती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। That's the only time I have to act. Otherwise कुछ भी। मतलब अगर मुझ में किसी लिसनर पे गुस्सा आया है तो मैं बोल दूंगी कि आप सोचते क्या है कि मतलब आपने देखा और आप चले जाएंगे। And those are the things that make it very real. इसलिए उस्मा, जब एक रेडियो जॉकी वो बातें कहना शुरू करता है जो कि बनावटी होती है तो वो रेडियो जॉकी कामयाब नहीं हो पाता। इतने सारे रेडियो जॉकीज हैं, लेकिन अगर आप जाके पूछे तो 2-3 नाम ही आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल है। इसलिए क्योंकि अगर हर एक जॉकी बोलेगा मौसम कितना प्यारा है, ट्रैफिक उधर, तो आप अलग कैसे हो गए? वो आपके अंदर वो क्या है जो दूसरे से आपको अलग करता है? और अलग तो आप हैं क्योंकि खुदा ने इंसान को अलग बनाया है। तो रेडियो पे बनावटीपना बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए पेट में दर्द है, पेट में दर्द बोल दीजिए, बुखार है तो बोल दीजिए कि यार ऐसी थी। और एक बार मैं बुलेटिन कर रही थी शाम का, इवनिंग न्यूज़ 7 बजे और मेरा रोज़ा था और जो हिचकियाँ मुझे लगी, मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आया कि कैसे हैंडल किया जाए। सो आज इज हैव दैट लीव व्हिच आई थिंक ऑल द टीवी एक्टर्स एब्सोल्युटली आप लोगों का काम बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी वजह थी कि मुझे रेडियो में आने का पहला मेरा जो वो था, मुझे न्यूज़ रीडर ही बनना था, जो मैं ऑल इंडिया रेडियो में बनी थी। लेकिन न्यूज़ रीडर तो बनना था लेकिन मेकअप नहीं करना था। अच्छा,
तो टीवी नहीं जाना था। अच्छा क्योंकि मैं एक बार टीवी में ऑडिशन देने गई, उन्होंने बोला रोज मेकअप करना पड़ेगा, तो मैंने कहा खुदा हाफिज़। अच्छा, अदरवाइज लड़कियों को तो मेकअप का बहुत शौक होता है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे रेडियो इसलिए भी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मेकअप नहीं करना। अगेन आप बनावटी नहीं है वहाँ पर, जो आप हैं ऐसा दिखा रहे हैं, हम बहुत व्यस्त होती हुए स्क्रीन पे जाने से पहले। I can imagine। लेकिन जिनको शौक है वो मतलब उनको अच्छा लगता है, वैसे मुझे बिल्कुल नहीं। अच्छा साइमा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडियो की, और क्योंकि हम जश्न अदा में बैठे हैं तो लैंग्वेज पे बात करना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। आजकल जैसा कि आपने कहा कि आर्टिस्ट को एक्सपेक्ट किया किस तरह से बोलते हैं, बहुत सारे प्रैंक्स हम देख रहे हैं आजकल। प्रैंक्स जो है वो बहुत ट्रेंडिंग है, आरजे नवेद बहुत प्रैंक्स करते हैं, और सो जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार वो कानों को बहुत बुरी लगती है, और बहुत सारी बीप्स 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 हम होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये भाषा का इस्तेमाल है आरजे में, ये मार्केट रिटर्न है, शो की नौयत है, आरजे का अपना डिसीजन है। जैसे आपको कभी एक ऐसा शो दिया जाए जहाँ कहा जाए गालियाँ गालियाँ दो, तो आप देंगे? नहीं, वो मतलब वो पर्सनालिटीज पे डिपेंड करता है उसमें। जैसे कि नवेद इज इनटू प्रैंक्स, अब हर चीज मार्केट रिटर्न होती है जी। आई जो आपने परफॉर्म किया, अगर मार्केट ने उसे नहीं रिसीव किया तो चाहे आप कितना भी आप गालिब हो, आप रिजेक्टेड हो गए। तो ये बहुत पर्सनालिटी बेस्ड होता है। नवेद असल जिंदगी में प्रैंक्स करे। अच्छा जी, उनकी शक्ल से थोड़ा सा मतलब वो वही है। अगर कोई भी अपने शो में हम लोग नहीं मानते उसके बाद, वो असल जिंदगी में भी ऐसा है। मतलब अगर वो नीचे से मुझे फोन करेगा और कहेगा साइमा नीचे आ जाओ, मैं चाय लेके खड़ा हूँ, तो मैं नहीं जाती। तो उसकी शख्सियत ऐसी ही है। और तो शख्सियत के हिसाब से शो बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी कोई ऐसा शो ऑफर नहीं किया है जिसको आपको रिफ्यूज करना हुआ हो कि भाई मेरे सेट ऑफ जो मैंने अपना पैरामीटर सेट किया लैंग्वेज का, उसके आगे है तो बिल्कुल 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 भी नहीं। मतलब उसकी बहुत बड़ी वजह थी, जैसे पुरानी जीन्स को जिस शो से रिप्लेस किया गया है, उससे इट डिमांडेड अ बिट ऑफ यू टॉकिंग टू अ 16-year-old और आपको टिंडर वाली लैंग्वेज यूज करनी है और इंस्टाग्राम वाली लैंग्वेज यूज करनी है, यू टू गेट इनटू not the love relationship but perhaps sexual relationships. I wouldn't be comfortable talking about it, so I got out. So हर personality के हिसाब से हम शो करेंगे, क्योंकि हम झूठे हो नहीं सकते। नवेद को एक दिन पुरानी जीन्स का शो करने को कहा गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। उसको ठंडे पसीने आ रहे थे और मतलब वो कह रहा था मैं क्या बोलूँगा साइमा, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने मतलब उसने अपनी आवाज ही बदल दी। वो एक अजीब किस्म की आंटी की आवाज निकालता है। जी जी प्रैंक सब सुनते रहते हैं। वो पूरा शो उसने वो आंटी बन के किया। तो मुझे बहुत मतलब रातों रात ठीक होना पड़ा और अगले दिन आना पड़ा कि तुम मेरे शो का भरता मत बना यार। लेकिन उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। बोला मतलब एक शो में मैं नहीं कर सकता, वो पुरानी जीन्स है, ये मत डालो मुझ पे। लेकिन इतनी मतलब था ही नहीं करने के लिए कि उसको करना पड़ा। वो का शो नहीं कर सकता, मैं उसका शो नहीं। हाँ, लेकिन वो आपको कई बार प्रैंक्स में यूज करते हैं, आपके ऊपर कई प्रैंक्स नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही मजेदार किस्सा बताऊंगी कि नवेद और मैं हम लोग बहुत वक्त से साथ हैं, और पहले मिर्ची में आई थी, फिर नवेद आया था, और इतना प्रैंक्स मतलब इतने प्रैंक्स के, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम लोग उसकी किसी बात का यकीन ही नहीं करते थे। तो एक बार मुझे फ़ोन आया और नोएडा पुलिस ऑफिसर कि मैं जी आपकी गड्डी हूँ और ऐसे करके वो बोल रहे थे। तो मैंने बोला नवेद आ जाओ प्लीज ऑफिस। तो वो the other guy was baffled. He said नहीं चाहिए क्या आपको आपकी गड्डी? तो मैंने कहा नवेद प्लीज यार, मैं बहुत टाइम से खाने का इंतजार कर रही हूँ, मेरा प्रोग्राम बनाए करो। तो बोला ये क्या कह रही है ये? Then he gave the phone to my driver. Okay, so that was the actual call and not दीदी सच में गाड़ी हमारी उनके पास है। तो मतलब मेरी हालत ये थी कि मैं और पुलिस तो कैसे
जब मैं उनसे मैं आई अपोलोजाइज कि वो हमारे ऑफिस में नवेद है, मुझे लगा वो था एंड ऑल दैट, ऑफ कोर्स आई वाज मेकिंग अ फूल ऑफ माय सेल्फ। मैं केम इनको बना लगा तुम इधर, मतलब तुम्हारी वजह से पुलिस फिर भी मुझे शक था। वही अभी नवेद का 3 बजे सेशन है, शायद आपको जब तक रुकना चाहेगा मैं बताऊंगी कि भाई साइमा क्या बता रही सेशन। और बिल्कुल वो तो मतलब दीज आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ दीस सेशंस। अच्छा साइमा, हम आपके शो पर आते हैं जिसमें आपने सादत हसन मंटो की कहानियाँ नरेट की हैं। पूरी तरह से इमर्स हो जाती है। मैंने बहुत कहानियाँ आपकी सुनी जब मुझे कहा गया कि मुझे आज साइमा के साथ एक शो करना है। वैसे वाकई ज़िंदगी में वक्त नहीं, फुर्सत नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा रेडियो सुना जाए, तो थोड़ी रिसर्च की पूरी तरह से इमर्स हो जाती हैं स्टोरी में। और जो कहते हैं ना कि एक स्टोरी की खूबसूरती वही है जब आपके सामने पूरी कहानी चल रही हो, एक एक सीन आपके सामने चल रहा है, तो आप जिस तरह से नरेट करती है वो वाकई एक एक सीन शॉट बाय शॉट हमारे सामने चलता है। वही आपकी कला है और खूबसूरती है। कौन सी ऐसी कहानी जिससे सबसे ज़्यादा रिलेट करती हो, जिस को करके लगा हो कि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है या बहुत रिलेट किया हो? उस वक्त मंटो की कहानियों में खासियत यही है कि वो कहानियाँ हमारी ही हैं, उन्होंने लिखी है, ये फैक्ट बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन उनकी कहानियाँ एक आईने की तरह होती है जहाँ पे मैं या जो भी पढ़ रहा है वो खुद को साफ साफ देख सकता है। सारी खामियाँ, सारी अच्छाइयाँ, जहाँ हम इसको बोलते हैं कि इंसानियत का दामन छोड़ने लगते हैं, हम खुद को बिल्कुल नंगा देख सकते हैं। और इसलिए मंटो की कहानियाँ लोग या तो लोग रट लेते हैं या दीवाने हो जाते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत डिस्टर्ब करती है। बहुत कहानियाँ मंटो की आप कह रही हैं कि मैं उसको बहुत इंटेंसली पढ़ती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उसको बहुत शौक भी होती हूँ। और मुझे लगता है ज़िंदगी का ये एक रूल है कि अगर मैं किसी चीज़ को यकीन के साथ नहीं पढ़ती तो जो सुन रहा है उसको भी वो यकीन नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारी कहानियां मंटो की, लेकिन मंटो की एक कहानी है सहाय। ये वो कहानी जहाँ पे सादत मंटो ने एक्चुअली बताया कि उन्होंने हिंदुस्तान क्यों छोड़ा और वो हिंदुस्तान क्यों गए। एक्चुअली कहानी शुरू होती है कमेंट्री से, बहुत शॉकिंग है, लेकिन वो कुछ ऐसे ही शुरू होती है कि 1 लाख हिंदुओं को मारकर तुमने क्या सोचा कि हिंदू मजहब को मार दिया? ये 1 लाख मुसलमानों का कत्ल करके तुमने क्या सोचा कि इस्लाम खत्म कर दिया? मजहब, धर्म, यकीन, अकीदत, इनका लोग जिस्म से नहीं रूह से होता है। एक कहानी है जो मुझे लगता है कब ये कहानी हमारे मुल्क में पुरानी हो जाएगी। 70-72 साल गुजर गए, आज भी वो कहानी जिंदा है। जिस दिन वो कहानी मर जाएगी ना, उस दिन हम आबाद हो जाएंगे। आपके इंटरव्यू में मैंने ये भी पढ़ा कि आपने कहा कि सादत हसन मंटो की कहानियाँ आप इस वक्त में पढ़ रही, you regret reading them, that they have come up to you at a time when they should have come up. इसके पीछे क्या है? ये वो दौर है जब बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस है, आपस में हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमें फौरन दूसरे में जो फर्क है वो नजर आने लगता है। फर्क पहले भी था मगर हम उसे छुपाते थे, हम अंदर बुरा महसूस होता था, किसी को ये जताते थे कि वो हमसे अलग है। ये दौर अजीब है कि हम उसमें बहुत प्राइड लेते हैं, हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम तुमसे अलग हैं। तो ये सारे फर्क नजर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने आवाज उठाई तो आपको सोशल मीडिया पे, असल जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ठिकाने पे लग देंगे। मैंने मंटो की कहानियां ही सिर्फ पढ़ी थी और ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने मुझे पाकिस्तान भेज दिया जी। तो ये वो दौर है जब मंटो मुझे मिले तो हैं, लेकिन वो बहुत सताते हैं। वो तो कहते हैं कि कहो, आवाज उठाओ, लेकिन डर भी लगता है।
और वो यही कहते हैं, डरोगी तो फिर कैसे आगे बढ़ोगी? अगर डर भी है, हिम्मत भी है, अब तो जाना कहीं ना कहीं अपने अंदर ही आपकी अपने आप से कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मंटू का मकसद ही वही था। बस ये बात है कि हमारे में उनकी जितनी शायद हिम्मत नहीं है, लेकिन जुटानी पड़ेगी। तो मंटू, मेरी उम्मीद है कि एक दिन ये जो हल्की सी चिंगारी अंदर ही आग बनेगी और हम सही के लिए बोलना शुरू करेंगे, आवाज उठाएंगे। जी इंशाल्लाह। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसमें साहिबा को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, पोइट्री। आप बहुत ज़्यादा पोइट्री पढ़ती हैं, सोशल मीडिया पे आपकी पोइट्री सुनने को मिलती है, आपके फादर खुद एक पोइट हैं, तो क्या ये लेगेसी में मिला है या कब इंटरेस्ट जागा पोइट्री में? नहीं, ये उसमें आपने बोला कि मेरा सबसे ज़्यादा शौक है पोइट्री, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये मुझे ब्लैकमेल किया गया, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, क्योंकि अब्बू जब से शायर बने, और अब्बू शायर बने अपने रिटायरमेंट के बाद, मतलब उससे पहले उन्होंने कभी कोई कलाम नहीं लिखा, ना कभी कोई एक शेर भी लिखा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पता नहीं उनके ऊपर क्या नाज़िल हुआ कि उन्होंने हर दिन एक नज़्म और हर दिन एक गज़ल लिखनी शुरू कर दी। और जब उन्होंने लिखनी शुरू कर दी तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं। मैं पढ़ती तो थी मगर मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। तो एक दिन उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, तो मुझे लगा अब तो बोले मैं जायदाद में से तुमको बिल्कुल ही बेदखल कर दूंगा। मैंने कहा यार ऐसे मत कीजिए, मतलब जायदाद में से बेदखल कर देंगे आप तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। तो वो दिन था जब मैंने कहा नहीं, मतलब एक बेटी अपने बाप की जबरदस्ती जगाया गया। मतलब वो था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब्बू बेचारे, मतलब उनको लगता है मेरी बेटी ही नहीं समझ पाएगी। तो और हालांकि मैंने उनका फेसबुक पेज बना दिया, ट्विटर पे अकाउंट बना दिया, लेकिन वो मुझसे कहते थे कि पढ़ो, तुम अपनी आवाज में पढ़ो। मैं पढ़ती तो थी मगर समझती नहीं थी, तो फिर बहस होती थी, इस लफ्ज पे ज्यादा देर ठहरना था, उस लफ्ज को ऐसे कह जाना था। तो मुझे ऐसा लगता था क्या है। मैंने कहा ऐसा करते हैं, अब्बू तो समझ में आ जाएंगे, अगर गालिब समझ में आ जाएंगे तो गालिब से शुरू तो हाँ, मैं मतलब अब्बू बहुत बड़ी वजह है कि मैं पोइट्री के करीब आई, और मतलब मैं अब्बू की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पोइट्री एक ऐसी दुनिया है जो हर इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई रूल्स, कोई लिमिट, कुछ नहीं होता। जो हमारा दिल चाहता है ना, वो दुनिया में दिख जाती है, जिसमें कोई नहीं आपको जज करता कि अगर आपको प्यार हुआ है तो आपकी उम्र क्या है, अगर आपको प्यार करना है तो क्या उस इंसान की जरूरत है। वो एक आइडियल दुनिया है, और आइडियल दुनिया थी। वहाँ इंसान आए और हमने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लागू कर दिए, लेकिन अगर एक आज़ाद दुनिया में एक्सपीरियंस करना है जो दिल और रूह की दुनिया है, तो वो पोएट्री की दुनिया से ख्वाब हमेशा जिंदा रहते हैं। सो अपने अब्बू के अलावा और कौन सबसे फेवरेट पोएट हैं? और हम चाहेंगे कि कुछ चंद लाइनें आप जरूर। फेवरेट पोएट मुझे जितनी मैं एक दिन कहना चाहूँगी कि मैं गालिब की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं गालिब का हर शेर नहीं समझ पाती। मतलब जब मैं गालिब नावल लेके बैठती हूँ तो मुझे लगता है ये कौन सी दुनिया है भाई, कि इसका हर तीसरा लफ्ज मेरे मुझे डिक्शनरी पे ले जाता है। तो गालिब और ज़ौक़ और जिगर मुरादाबादी और तो क्या ही बात है। लेकिन जो शायर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और समझ में भी आते हैं, वो है बशीर बद्र, वो है रिदा फाजली, वो है साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, ये सब जानसार अख्तर, गुलजार, ये सब वो शायर हैं जो समझ में भी आते हैं और इनको पढ़ के ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसा लिखें। तो मैं इनके ज़्यादा करीब हूँ, मतलब मैं इनके साथ बैठ के बात कर सकती हूँ, और गालिब आएंगे तो मैं उनकी खड़ी हो जाऊँगी। तो ऐसा गालिब का है। बिल्कुल कुछ लाइनें पढ़ के सुनाएं हमारे ऑडियंस को यहाँ पर। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कहने कर रही, लेकिन मैं आपको निदा फाजली की मौसम आते जाते हैं एक गजल है।
जो पढ़ के सुनाती हूँ। नई नई पोशाक बदलकर मौसम आते जाते हैं, फूल कहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं लौट आते हैं। शायद कुछ दिन और लगेंगे जख्मे दिल के भरने में, जो अक्सर याद आते थे वो कभी कभी याद आते हैं। चलती फिरती धूप छांव से चेहरा बाद में बनता है, पहले पहले सभी ख्यालों से तस्वीर बनाते हैं। आंखों देखी कहने वाले पहले भी कम कम ही थे, अब तो सभी सुनी सुनाई बातों को दोहराते हैं। इस धरती पर आकर सबका अपना कुछ खो जाता है, कुछ रोते हैं, कुछ इस गम से अपनी गजल सजाते हैं। वाह। सो निदा फाजली, जानसार अख्तर की एक बड़ी मेरी फेवरेट गजल है। मुझे समझ नहीं आता कि कभी कोई इसको एक गजल की तरह गाता क्यों नहीं। सरबजीत सिंह, आई डोंट नो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। जब शाह कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। संदन सी महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो। ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो। बहुत शुक्रिया सैमा, बहुत शुक्रिया। सैमा, आप रेडियो पे एक नई सीरीज कर रही हैं, सुनो जिंदगी। रेडियो विद वीडियो। आई एम सो सॉरी जी, नवभारत टाइम्स जी। तो उसमें आप एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रही हैं। कुछ उस प्रोग्राम मुझे एकदम लगा कि मैं पापा रामदेव बन गई। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, लेकिन काफी टिप्स जिंदगी के बारे में हमें देती हैं, प्रोनाउंसिएशन को लेकर टिप्स देती हैं। टिप्स ही टिप्स हैं। तो वो सारी वो बातें जो मैं जिंदगी में महसूस करती हूँ, जो मैंने जिंदगी में सीखी हैं, वो हर वो बात है जिसपे मेरे दोस्त ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ये कहाँ से सीखा तुमने। तो मुझे लगता है ये आम नहीं है। तो जैसे मैंने शुरू में एक वीडियो किया था उसमें, जिसमें मैंने कहा था कि हमें अपने माँ बाप की बातें माननी चाहिए, लेकिन बचपन की कुछ सिखाई हुई बातें जिन्हें आज भूल जाना चाहिए, अनमन करना चाहिए। शॉकिंग वीडियो था, मुझे बहुत माँ बाप से बहुत ठंडी पड़ी। लेकिन जैसे कि वो सब बातें थी कि अगर अखबार वाले भैया घर में आते हैं और पानी मांगते हैं तो पीछे से आवाज आती है वो शीशे वाले ग्लास में देना। तो ये सबक है जो आप भूल जाए, अनलर्न कीजिए। छोटा बच्चा गिर जाता है तो फौरन उसको कहा जाता है चींटी बन गई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप उसको सिखा रहे हैं कि आपके दर्द के पीछे कोई दुश्मन है। अरे चींटी ने उसको कैसे गिरा दिया यार। तो कुछ चीजें बचपन की ऐसी हैं जो हमें भूल जानी चाहिए। फिर मैंने कुछ वो भी वीडियोस बनाए थे जो मुझे आज भी याद आते हैं कि मतलब जैसे अम्मी बहुत वो करती थी, मतलब लाइक चीटिंग करती थी हमारे साथ। वो घिया खिलाने के चक्कर में घिया को गोश्त में डाल देती थी, तो घिया गोश्त हो गया। हाँ, तो वो होता था कि 2 घिया खाना है फिर एक बोटी मिलेगी। तो हम कहते थे लेकिन घिया बहुत गंदा लगता है। तो अब वो कहते थे गंदा नहीं कहते खाना खाने को, तो क्या कम अच्छा। सो दैट वाज द अल्टरनेटिव। तो कहते थे घिया बहुत कम अच्छा लगता है, लेकिन कम अच्छा। और ये बातें एक्चुअली आज हो गई हैं कहीं। हाँ, मतलब किसी को भी ऐसे आते जाते पागल कह देना, हम लोगों को चाटा पड़ता था मुझे पे, क्या अजीब कह दिया, पागल नहीं। लेकिन वो आई नो वो क्योंकि किसी में बड़े या कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अहम लेसन्स हैं जो कि अगर हम सोचें या रीइंफोर्स करें अपनी जिंदगी में तो हम कम से कम एक बेहतर इंसान तो बन ही जाएंगे। वैसे भी मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि किसी को अमीर और किसी को कामयाब और किसी को फेमस और ये सब बनना होता है, मगर मुझे सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि फिर तो मतलब सुकून आएगा ही। बहुत बड़ा बढ़िया सैमा। अब क्योंकि सिर्फ 10 मिनट इस शो के बाकी हैं, मैं चाहूँगी ऑडियंस से क्वेश्चंस लेना। अगर सैमा से कोई कुछ पूछना चाहे। उस वक्त तो बहुत फिक्र थी कि मैं कम ना बोलूँ, मैंने बोला मैं रेडी तो रुकी हुई यार।
आपका एक प्रोग्राम होता था पुरानी जीन्स जी, बहुत अच्छा लगता था, दोबारा कभी आ सकता है ऐसा प्रोग्राम? ये आप मेरे बॉस से एक्चुअली पूछिए। लेट इवनिंग में आता था तो हम लोग सुनते थे उसको। हाँ, वो आप मेरे बॉस से पूछें क्योंकि वो मेरी कंपनी नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ काम करती हूँ। तो मुझे जब तक कहा गया कि वो करना है तो मैंने वो किया। अब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें दूसरा शो करना है तो मैं दूसरा शो करूँ। एक्चुअली सैलरी वही देते हैं, इसलिए बहुत बहस नहीं है। आदाब साहिबा, कैसे मिजाज हैं आपके? अलग। मेरा नाम सैयद फरहान वास्ती है, मैं दुबई से आया हूँ जी। और जितनी भी गुफ्तगू आपकी सुनी बहुत अच्छा लगा। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि एक अच्छा इंसान बनने की क्या क्या ज़रूरत है और जो हमारे घर में अदब है उसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग को जो अदब सिखाया गया वो सरहाना और बातियाना, सरहाने बैठ गए तो बातियाने बैठा दिए गए कि ऐसी जगह बैठो जहाँ से कभी हटाया ना जाओ। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर आप कुछ रोशनी डालें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही यंग जनरेशन है और बहुत ही समझदार जनरेशन है, उनको अदब और तमद्दुन के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए, तो उस पर कुछ रोशनी डालें प्लीज़। शुक्रिया। मुझे बस इतना लगता है कि हमारा दिल कभी भी हमें कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहता, वो हमारा दिमाग है जो हमें भड़काता है। अगर हम अपने दिल की सुने तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही। मुझे लगता है अगर एक इंसान खुद से सच बोले तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा। अगर वो खुद से ही झूठ बोले, उसको पता है कि वो कहाँ गलत है, उसको पता है कि उसने यहाँ पे किसी का दिल दुखाया कि नहीं, उसको पता है कि उसको ये बोतल उठानी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन सिर्फ वो खुद से सच नहीं बोलता, एकदम से वो बोल देता हाँ उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते, ये हमारा दिमाग है जो बोल रहा है। तो हमें तो पता है कि हम क्या सही और क्या गलत करते हैं। अगर हम खुद से सच्चे बनेंगे तो हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। और जहाँ तक ये अदब आगे जाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है आगे की जिम्मेदारी हम पर सिर्फ इतनी है कि हम सही हों, क्योंकि अगर हम सही हैं तो वो लोग जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारी तरह बनना चाहेंगे और उसमें वो भी सही बनते चले जाएंगे। तो बोले कम और करें ज़्यादा, पहले कर लें, खुद वैसे बन जाएं, फिर मेरे ख्याल से किसी को कितना चाहिए जब कहते हैं कि बहुत आराम से कह देते हैं कि तुम बहुत झूठ बोलते हो यार, वो उसने कहा कैसे, क्योंकि वो खुद भी तो कितना झूठ बोलता है। तो पहले हर वो चीज जो आप दूसरे को नसीहत देने के लिए बैठे हुए हैं, और हम सब की ये सेकंड नेचर है, फर्स्ट नेचर होता है ये कहना कि तुम्हें ये करना चाहिए था। सर आपने किया पहले, अगर आपने कर लिया हो तो आप कह सकते हैं, और जब आपने अगर कर लिया है तो आपको पता है कि कितनी मुश्किलात को पार करने के बाद आपने वो किया था, तो आप कभी दूसरे इंसान को इस टोन में नहीं कहेंगे, आप उससे हमदर्दी जताएंगे कि ये मुश्किल तो है लेकिन करके देखते हैं दोस्त। तो आप पहले वो बन जाएं जो आप चाहते हैं कि दूसरा बने, मतलब से इसी में एक जिंदगी गुजर जाएगी। आपने पूछा, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप साइमा के शुरू जिंदगी देखना शुरू कर दें, आधी तरबियत तो आपको वहीं से मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो कहती हूँ जो कि मुझे लगता है कि अरे मतलब जैसे मैं देखती थी कि कभी किसी की जान गई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वीडियो हर जगह होता था, वो कैसे खत्म हो रहा है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाता कौन है भाई, जो बनाता है वो जान क्यों नहीं बचाता। तो मैंने सिर्फ एक एपिसोड इसमें किया था कि ये जो मोबाइल फोन है, आप इससे किसी की जिंदगी ले रहे हैं, यू आर अ मर्डरर, और शायद हम इसे फील ही नहीं करता। राजू श्रीवास्तव ने कहा है इस पर, राजू श्रीवास्तव जब एक साहब डूब रहे थे लोग बिहार में, तो उसने बड़ा अच्छा बनाया उस पर, आपने शायद देखा हो। जी मतलब ये हम आम तौर पे देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ सड़क पे, लोगों के फोन निकल जाते हैं, वो फेसबुक लाइव जा रहे हैं, वहां पे लोग सड़क पे तड़प रहे हैं, कहाँ गई आपकी इंसानियत, आप उनको उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते, आपको एक सनसनीखेज तस्वीर चाहिए जो वायरल हो जाए, लेकिन वो जिंदगी चली गई। तो
लगता है कि बोलना चाहिए। जब इतनी गलत बातें लोग इतनी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो हम सही बात क्यों ना बोलें? मंटो आपको करेक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अमन तो हेलो साइमन, कौन बोला? फ्रॉम हाय। हाय। मैं बहुत मुतासिर हूँ आपकी गुफ्तगू से शुक्रिया। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ अभी। आपने बहुत सारे शायरों का नाम लिया, लेकिन अभी जो प्रेजेंट अभी जो हमारी जनरेशन चल रही है, जी। जो पोइट्स हैं, और एक डिबेट यहाँ पर पैदा हो गया हमारे हिंदुस्तान में कि रेख्ता के शायर अलग हो गए हैं और मुशायरे के जो दूसरे शायर हैं वो अलग हो गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो पावर गेम हर जगह चलता है, मगर आप और मैं इस गेम में है ही नहीं, तो हमें मजा लेना चाहिए कि हमें जहाँ मौका मिले हम उसे ही, जिसको बोलते हैं, एंजॉय करना शुरू कर दें। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, सारी प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। हमारी नीयत बिगाड़ने में इस पैसे का जितना पूरा का पूरा रोल है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए यूटोपियन वर्ल्ड है। लेकिन आप और मैं कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसा होना ना दें अपनी जिंदगी और अपने दायरे में। तो बस मैं उसमें क्या बहुत अच्छे थे। और कोई क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से, फिर हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे। जी जी जी। इसे सबसे दो कई बार प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। जी। अभी आपने कहा कि जब तक हम अच्छे ना हो हमें ना दूसरों को अच्छा बनाने का एक तरह से कोई हक नहीं है। सही सही। तो इस तरह से तो हम किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। बच्चे को कि झूठ बोलो क्योंकि मैंने हजारों झूठ बोले हैं। सही। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी को मारो नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाओ, क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी किसी को मारा, हो सकता है फ्यूचर में, आई एम नॉट श्योर किसी को मार दूं, तो मैं फिर चुप ही रहूंगा। फिर मैं ये कहूँगा कि हाँ जी जो करना है करो। तो इसका क्या मतलब? वो आपको माफी है, वो आपका पास्ट है। अगर आपने एक्चुअली फैसला कर लिया कि आप आज से झूठ नहीं बोलेंगे और उस फैसले को 10 दिन बीत गए, तो आज जो आपकी सच्चाई है वो यही है कि आप अब झूठ नहीं बोलते, तो आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि हाँ भैया कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, आज आपकी सोच यही है, तो आप किसी को नहीं कह सकते कि तुम झूठ मत बोलो। वो बात सच है। मतलब हम जो कर चुके हम उसको नहीं मिटा सकते, लेकिन आज हर एक दिन, हर एक सेकंड मेरे लिए एक नया सफा है, तो मैं क्यों ना उससे शुरू करूं, क्योंकि वैसे तो कभी शुरुआत हो ही नहीं पाएगी। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये वादा तो खुदा ने भी इंसान से किया है कि तुम 100 बार 1000 बार मुझसे तौबा करो, मैं 1000 बार माफी दूंगा। तो हम लोग तो फिर इंसान है और दूसरा इंसान मौका देता है एक इंसान को करने के लिए। बिल्कुल। जी। आदाब साहिबा। आदाब। डॉक्टर करीम फ्रॉम सर, आपका अपने हमदर्द की सरजमीन पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरा सवाल आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है थोड़ा सा, कि जिसे बहुत सारे अदब में, बहुत सारे ख्यालात में हमारे वेरियस रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं जी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ हल्के ऐसे हैं जो अक्सर छूटे रहते हैं। जी। मसलन खुसूसी तौर पर गज़ल और कव्वाली के लिए मैं कहूँगा। जी जी जी। तो इज देयर एनी इनिशिएशन फ्रॉम एनी रेडियो चैनल दैट डू इट दिस वे? जैसे अभी हमारे अनूप गुरसा बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी। कहीं अनकहीं वाले। जी। लेकिन रेडियो पे अभी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम फॉर कव्वाली एंड गज़ल से हम लोग थोड़ा महरूम हैं। जी जी जी। So I would request you to take the medium of you via channel, that please request to your boss and the other channels so that we can get the benefit of these sort of programs and other also. इनफैक्ट रेडियो मिर्ची के बहुत सारे ऑनलाइन स्टेशंस भी हैं और उसमें एक स्टेशन है मिर्ची महफिल जो सिर्फ गज़लों के लिए है। तो अगर आप गाना.com पे जाएं तो वहाँ पे आपको मिर्ची महफिल मिलेगा, 24 घंटे वो गज़लों का ही है। That's right. तो जो स्पेशलाइज्ड चीजें होती हैं हम उनको ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस बना देते हैं। Can we expect an on-air program of this sort? जरूर, लेकिन बात ये है कि क्या हमारी यंग जनरेशन पेशेंट है गजल को लेकर?
वो क्योंकि तो आप इस महफिल का नजारा कीजिए और बताइए। वो असल में वो कंज्यूमर्स की बात हो जाती I है। can understand that. So I mean, you know, those are the commercial, but certainly I am sure आएगा। जब बहुत ज़्यादा बादशाह और हार्डी संधू और गुरु रंधावा हो जाएगा, तो हमें बाबू की गली जाना पड़ेगा। जी। बहुत रेस्टलेस हो रहे थे, गजल का प्रोग्राम चल रहा था शकील अहमद साहब का, तो मैंने कहा भाई बच्चों को कैसे लेकर आ रही हूँ, उन्होंने कहा भाई ये समझ रहे थे कि शायद हार्डी संधू आए कुछ भागड़ा टाइप का कोई प्रोग्राम होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे बैठने को तैयार नहीं है। तो वो जो जनरेशन है हमारी बहुत मुश्किल है उसको बस गजल और कव्वाली नहीं वो आएगी, लेकिन वो एक उम्र के बाद आएंगे। और वो उम्र कल डिनर पे मेरा एक डिस्कशन चल रहा था, बहुत छोटी सी दिलचस्प सी बात है। तो बेटे मेरे 5th क्लास में हैं, अब लैंग्वेज लेने का वक्त आया है, तो मैंने कहा कि हम लोग सब चलते हुए प्रिंसिपल से बात करते हैं कि उर्दू इंट्रोड्यूस की जाए आपके स्कूल में। मम्मी आप क्या करेंगे जाके, हमें ही नहीं पढ़नी उर्दू, नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उनसे रात जो गेस्ट मेरे साथ में नजर था, मैंने कहा वक्त वो होता है जब इंसान 19-20 साल की उम्र में आके इश्क में पड़ता है, और जब वो उर्दू की तरफ जाता है, तो शायरी की तरफ जाता है, और उस वक्त शायरी बहुत अच्छी लगती है। तब लगता है कि शायद काश हमने पढ़ ली होती, काश हमें ये सबक समझ आ गई होती, तो गर्लफ्रेंड्स को लिख के भेजते थे। सही, बिल्कुल। एक जी वो जनाब काफी देर से। हेलो सायमा। हाय। मेरा ये सवाल था कि अभी आपने कहा कि मुश्किल होता है किसी बेजान चीज़ से बात करना। आपने कहा कि आप बात कर सकते हैं बोतल से वगैरह वगैरह, जो भी आप सामने देख सकें। तो मेरा ये सवाल था कि मतलब कैसे एक इंसान अपने माइंड को सेट कर सकता है उस चीज़ से बात करने पे जो चीज़ आपको रिस्पॉन्स ही ना करे। मतलब आपको कितना वक्त लगा कि आपने सोचा कि ऐसा आई कैन डू। आपकी हाँ ये सही है, लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि ऐसा क्या है जो आप हासिल नहीं कर सकते। आपको क्यों लगता है कि ये बोतल मुझसे बात नहीं कर सकती? नहीं, अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। लेकिन वो रिस्पॉन्स करेगा। मतलब मुझे नहीं पता, जैसे मैं अपने कपड़े की अलमारी खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आज मुझे कौन सा कपड़ा बुलाएगा, you know? तो ऐसा होता है, मतलब होगा ऐसा। आप मेरे कमरे में बैठी और खुद से, जैसे मेरे घर में ये बहुत इट्स अ जोक लेकिन इट्स द रियलिटी कि अगर मैं अकेली घर में हूँ तो मेरे घर में कोई चोर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इतनी बात करती हूँ खुद से कि उसको लगेगा हर वक्त मेरी किसी से मीटिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से हम मतलब ये बोतल से बात करने का मतलब है मैं खुद ही से बात कर रही होंगी, लेकिन हाँ मुझे सुनाई देता है। आप कभी चेस अकेले हेलो साइमा। आपको मैं चंदन यादव जी। मैंने आपके थ्रू मंटो को पढ़ना शुरू किया और मैंने मंटो को ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा और मैंने उन्हें अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा जब उन्होंने लिखा था जो उस दौर में, वो दौर और अब का दौर बिल्कुल अंतर नहीं है। वो चीज़ें और चीज़ें अभी वही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बाहर निकलता हूँ उनको पढ़ने के बाद लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं अकेला सही होकर क्या करता हूँ? मैं किसी को बताता हूँ भाई यार ये ना गलत कर रहा है, यार ये ना आप गलत कर रहे हो, बहन तो गलत कर रही है। तो वो कहते हैं यार तू जान है यार, तू अपना किताबों को लेके पढ़ता है। मैं ऑफिस पे भी जस्ट मैंने ज्वाइन किया तो ऑफिस पे जाता हूँ तो वहाँ किताबें लेके बैठ जाता हूँ, तो मेरे दोस्त मुझसे दरकिनार हो जाता है यार ये ना पागल है। तो मतलब क्या करूँ कि मैं मंटो को दोबारा पढ़ूँ, ऐसा क्या मुझे मिली थी। जिंदर आपने बोला ना कि आपने मंटो को पढ़ना शुरू किया और फिर अधूरा छोड़ दिया। आपने खुद को अधूरा छोड़ दिया। आप पढ़ते जाइए, कुछ ना कुछ अंदर पूरा होता जाएगा, छोड़िए मत। आपने वो सवाल तो खड़े कर दिए मगर जवाब भी मंटो ही देंगे, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। और यही चैलेंज होता है, जब आप सही हो और पूरी दुनिया गलत हो तो भी आप सही रहे। चैलेंज ये है, सही लोगों के बीच में आप सही हैं तो आपका क्या कमाल। जब हम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो सारी रुकावटें उसी वक्त आती हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें रोक रही है मंजिल तक पहुंचने के लिए, इसलिए क्योंकि वो ये देख रही है, हमें परख रही है कि क्या हम तैयार हैं उसको पाने के लिए। तो बस इतनी सी वो जो
इतनी सी दूरी होगी, लेकिन आपके बीच में 4 ऐसी चीजें आएंगी जो आपको कहेंगे वापस जाओ। अगर आप वापस चले गए तो आप हार गए, अगर आप आगे बढ़ते गए तो आप जीत। अब क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, अगला सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन हमारे बीच यहाँ वाइस चांसलर सैयद एहतशाम हसनैन साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ सर आपका। आपसे कुछ देर के लिए स्टेज पर आए और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे रूबरू। Because I've heard the radio programs, including somebody commented about Purani Cheese. I also unwind by listening to music and others. And I thought, hopefully one day I'll bump into this girl. And today I'm happy to hear that. I would like to thank हमारे चौहान साहब दिख रहे हैं यहाँ पर, वो बाहर है, for bringing you here. I believe you had come here earlier also, one of the programs that was organized by Dr. Manju Chugani, and she mentioned to me. मुझे कहा कि पहले आप बताते तो मैं आती उस प्रोग्राम में, लेकिन somehow वो कमी पूरी हो गई आज. And what I appreciated the most was the maturity level that this young girl has in her. I do not know how old is she, but one thing I can say, if we have people like her, young generation like her, our great country has a great future. It has truly a great future, because these kind of feelings and these kind of response, these kind of inner messages that comes in today's world, everybody tries to be quote unquote practical. And being practical means doesn't matter ethics or no ethics, doesn't matter good or bad. इससे मेरा ज़ाती फ़ायदा होगा, ज़ाती मफाद है इसमें, इसको करना चाहिए. How many of us can take this stand of what Saima has been telling us? I think really आपके आने से कई लोग मुतासिर होंगे, कई लोग लगेगा कि हाँ भाई ज़िंदगी के एक दूसरा रास्ता भी है. एक आपने जानिस अख्तर साहब की गज़ल पढ़ के सुनाई, बड़ी प्यारी गज़ल है, उसको जगजीत सिंह ने गाया है. जगजीत सिंह has actually, because I listened to this गज़ल live from जानिस अख्तर साहब, तो मुझे लगा कि वाकई बहुत दम है. Thank you so much for being here. मैं चुपचाप खामोशी से पीछे बैठ के सुन रहा था, because I came here as a spectator, not to be with you as working for the family of Jamia Hamdard, but as a simple spectator. But लोगों ने पता नहीं क्यों अब से मुझे बुर्खा पहन के आना होगा ऐसे प्रोग्राम में. Otherwise I would be asked to, ये मेरा शो नहीं है, मेरा प्रोग्राम नहीं है. But thank you so much for coming here, Saima, on behalf of the entire family of Jamia Hamdard. We welcome you. और मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी आती रहेंगी, जब हम लोग आपको मदऊ करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए ये बड़प्पन वगैरह का शब्द मुझे पसंद इसलिए नहीं है, इट्स अ रिलेटिव थिंग. सर मेरी मजबूरी है कि मेरे वालिदैन ने उनकी खुशियों का सबका इस तरह सिखाया अपने बड़ों से बात करना, तो मैं नहीं वेरी गुड. ऑल आई एम सेइंग इट्स अ रिलेटिव थिंग. हम लोग में सब में कुछ न कुछ अच्छाई छिपी हुई है. इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हम लोगों में बुराइयां ढूंढते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. हमारे समाज के लिए ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम. हम उनकी अच्छाइयाँ ढूंढने में यकीन ही नहीं करते हैं. अगर गौर से ढूंढें तो हर एक फर्द में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, वो बड़प्पन उनमें भी. तो वी शुड लुक फॉर बड़प्पन इन एवरीबडी एंड नॉट जस्ट एनीबडी हु happens to appear to be having बड़प्पन. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए. दूसरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है एंड आज के प्रोग्राम शाम वाला और भी ज़्यादा अच्छा होगा कल के निस्बतन. कल हम लोगों को कि जो डिटर्मिनेशन था उसको अल्लाह ने चैलेंज किया कि लेट्स सी हाउ कैन यू डू दिस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी कुड स्टिल डू रीजनेबली वेल. एंड आज भी हमारा
वेदरमैन कह रहा है कि 1:30 बजे से 2 बजे से बारिश के इम्कान है। तो आज निस्बतन कल के हम लोगों ने ज़्यादा तैयारी कर रखी है एंड वी होप दैट वी विल बी एबल टू फेस द चैलेंज मोर इन टुडेज प्रोग्राम। Thank you once again for coming here. It's a wonderful talking to you.